स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही आसान टेक्नोलॉजी के बारे में, यानी कि आइस थर्मल एनर्जी स्टोरेज, यानी कि ITES के बारे में। तो आइए इसे समझते हैं। तो आइडिया क्या है? तो यहाँ पे समझिए, हम लोग एनर्जी को वाटर आइस में सेव कर सकते हैं। आइस हर चीज़ का बनता है, यानी कि आप मीथेन का भी आइस बना सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड का आइस बना सकते हो, जिसे हम लोग ड्राई आइस करते हैं। तो समझना मुझे, यहाँ पे हम लोग वाटर आइस का बात कर रहे हैं। और यहाँ पे समझिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अगर आप वाटर का वॉल्यूम लेते हैं, जैसे आप 1 किलो लीटर लेते हैं, यानी 1000 लीटर, लगभग 1 टन, तो उसमें कितनी एनर्जी आप रख सकते हो, वो काफ़ी होता है। हल्का फुल्का एनर्जी की बात नहीं कर रहे, बहुत होता है। और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, एनर्जी दो तरह में होता है। मतलब अगर आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, उसको आप 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, उसमें एनर्जी लगता है। अब वहीं पे अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर को लेके ये करते हो, फ्रीज करते हैं, वो तब भी 0 डिग्री ही रहेगा। क्यों? क्योंकि बर्फ बनने में फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज होने में बहुत एनर्जी लगता है। वाटर का फ्यूजन एनर्जी, यानी कि कितना में वो क्लम्प करके आइस बनता है, वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर 0 डिग्री का आइस और उसे 0 डिग्री का वाटर बनाने में बहुत एनर्जी लगता है। उसका कितना है रफली ट्रांसलेशन? तो आप ये समझिए, अगर आपको मैं 100 मतलब 1 टन पानी देता हूँ, यानी 1 किलो लीटर, आपके पास 185 किलो वाट आवर मिल जाता है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि और 0 डिग्री सेल्सियस मायने इसलिए रखता है, अगर आप कूलिंग के लिए कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, डेल्टा जितना ज़्यादा होगा उतना आसानी से एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है। अगर मान लीजिए आप रूम है, आप रूम को ठंडा करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। अगर आपका कूलिंग वाटर 18 डिग्री सेल्सियस है, एनर्जी तब भी जाएगा लेकिन फ्लो कम रहेगा। वही वाटर लीजिए, उतना ही फ्लो रेट रखिए, आप उस वाटर को ऑलमोस्ट मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं, बम बम एनर्जी जाएगा। इसीलिए टेम्परेचर आप कम रखना चाहते हो। वाटर में आप सोचेंगे अरे पानी अगर 0 डिग्री तक ठंडा हो गया तो उसमें एनर्जी की जगह नहीं, उसमें बहुत जगह है सर। वाटर से आइस बनने में ही सबसे ज़्यादा एनर्जी लगता है, एक प्लाटो होता है। तो आप बहुत आराम से, बहुत कम वॉल्यूम में, मतलब कि बड़े बड़े बिल्डिंग को संभालने लायक एनर्जी जमा कर सकते हैं। जैसे बता रहे, 1 टन में आता है 185 किलो वाट आवर। अति बम बम एनर्जी है, यहाँ पे टेंशन लेना नहीं है, बहुत इंटेंसिटी है। दूसरा, आप ये समझिए, ये हम लोग थोड़ा सा अब अपने आप को मेच्योर करना पड़ेगा। हम लोग एनर्जी के पीछे कुछ ज़्यादा पागल जैसा भागते हैं, यानी कि बिजली चाहिए। नहीं, आपको बिजली नहीं चाहिए, आप बिजली से जो कर रहे हैं आपको वो चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्री में आप बिजली से क्या करोगे? सर किसी चीज़ को मेल्ट करोगे, ठीक है, आप इंडस्ट्री ले रहे हो, उसमें आपको एक प्रोसेस है जिसको आप हीटिंग कर, तो आपको हीटिंग चाहिए, बिजली नहीं चाहिए। आप बिजली से हीटिंग करते हो। अगर आपको हीटिंग में बफर कोई मिल दे देता है कि सर आप हीटिंग डायरेक्टली एज ए हीट एनर्जी स्टोर कर लो, बम बम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग रिन्यूएबल का इंटरमीडिएशन हटाने के लिए बैटरी के पीछे भागे, वो ज़रूरी नहीं है। बैटरी गुड, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही है, दूसरा भी कर सकते हैं। जैसे कि जैसे मान लीजिए जब गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, पागल जैसा गर्मी हो जाता है मेरे घर में, जो कि हुआ है 2-3 दिन पहले, और कुछ खराब हो गया था तो लाइन चला गया, रात को चला गया। अब एसी चल रहा था, ठीक था, लाइन गया, दीवार गर्म होने लगा। एक्चुअली एसी बाहर गर्मी निकाल रहा था, हम लोग को पता नहीं चल रहा था। जैसे ही लाइन गया, भूंजा बढ़ा। अब क्या उस टाइम में मुझे बिजली चाहिए कि ठंडा चाहिए? मुझे ठंडा चाहिए। तो यही समझना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, वो गर्म हो जाता है, अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है रात में। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कूलिंग चाहिए। आप स्टोर बनाते हो, आपका कोई ये है आइसक्रीम का दुकान है, आप आइसक्रीम ठंडा रखना चाहते हो, ये नहीं कि बिजली चाहिए। आप बिजली लोगे तो भी क्या करोगे? उससे आइसक्रीम ठंडा रखोगे। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि एनर्जी यूज़ अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं, तो बहुत सारा एवेन्यू खुलता है जो हम लोग पहले नहीं सोचते थे। इसीलिए लोग थर्मल एनर्जी स्टोरेज पे काम कर रहे हैं, इसीलिए आइस स्टोरेज पे लोग काम कर रहे हैं। ये थोड़ा आपको दिमाग को थोड़ा फ्रीडम देना होगा कि भैया करोगे क्या एंड में बिजली से? अगर वो चीज़ आप करोगे और वहीं पे आप डायरेक्ट स्टोरेज डाल सकते हो, बम बम। तो वही समझिए, डायरेक्ट यूज़ करना बहुत वाइज़ है। और वही बोल रहा है कि छोटा-छोटा टैंक्स में तो बहुत एनर्जी आ जाता है, और बड़े टैंक्स जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा-बड़ा टैंक है, ये सब पूरा बिल्डिंग सँभाल सकता है। तो आइडिया यही है कि पानी में बहुत एनर्जी लगता है फ्यूजन के लिए, यानी कि लिक्विड वाटर को सॉलिड आइस में बनाने के लिए बहुत एनर्जी लगता है। कितना लगता है? 1 टन में आपका 185 किलोवाट आवर तक चला जाता है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, और वो भी 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बहुत कैपेसिटी है। तो अब बात करते हैं इसका साइंस क्या है। तो साइंस ये है कि हीट पंप, आपका एयर कंडीशनर क्या है? हीट पंप है। आपका रेफ्रिजरेटर क्या है? हीट पंप है। घूम फिर के कंप्रेसर, वेपर कंप्रेशन सिस्टम जो भी है, वो एक हीट पंप है, यानी वो गर्मी एक जगह से खींचता है, दूसरी जगह पे डाल देता है। और दोनों के बीच का डेल्टा जितना ज़्यादा रहेगा, बैंड उसकी उतनी ज़्यादा बजेगी। यानी कि अगर आप देखते हो, एक ग्राफ लेते हो, सीओपी यानी को इफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आप लेते हो, और को इफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई हो जाता है वो आपका कंप्रेसर पावर से। कंप्रेसर 1 किलोवाट का है, मल्टीप्लाइड बाय 4.4 सीओपी, तो आपको बहुत एनर्जी मिल रहा है। यानी कि आप 1 किलोवाट का कंप्रेसर 4 किलोवाट की गर्मी इधर से उधर निकाल
निकाल पा रहे हैं, यानी रूम आपका बहुत ठंडा हो जाएगा। और जो आप लोग टन की रेटिंग देते हो वो एक अस्यूम किया जाता है कि आपका कंप्रेसर है वो 3 या 4 सीओपी पे चल रहा है, उस हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर आउटडोर टेम्परेचर चेंज हो जाता है वो टन रेटिंग कोई मतलब नहीं रहता है। तो हीट पंप का वो सिंपल लॉ है कि अगर आउटडोर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, उसकी बैंड बच जाएगी। इसीलिए आप लोग देखते हो गर्मी में एसी बहुत लोड चलता रहता है, जब एकदम पीक दोपहर है, यानी कि अराउंड 12 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में एसी पूरा जान निकाल रहा रहता है, तब भी ठंडा नहीं होता। और वही काम आप आराम से उसी दिन में रात को करते हैं, इट्स लाइक आधा घंटा में रूम ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डंप नहीं कर पा रहा, उसका सीओपी नीचे आ गया है। कंप्रेसर अभी भी उतना ही बिजली खा रहा है, पहले भी 1 किलोवाट खा रहा था, अभी भी 1 किलोवाट खा रहा है, लेकिन सीओपी बहुत नीचे आ गया है। तो एग्जांपल देते हैं डिफरेंशियल्स का क्या फर्क पड़ता है। ये सब ग्राफ आपको बहुत आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगा सीओपी देखने के लिए, कि अगर आउटसाइड टेम्परेचर बढ़ गया है, जैसे आप मान लीजिए इंडिया में 30 डिग्री सेल्सियस से आपकी गाड़ी खुली, आपका सीओपी थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था। अब आपने ये बाहर गर्मी हो गया, बाहर थोड़ा सूर्यदेव थोड़ा बहने लगे, वो 45 डिग्री सेल्सियस, सीओपी घट के 2.6 तक आ गया। अब बाय द वे ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक दिखा रहा है, एक्चुअली इससे भी बहुत खराब होता है हम लोग का। जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर घटता है, आप कितना भी डिफरेंशियल रखिए, अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ा सीओपी घट जाएगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आप ये एकदम कम करना चाहते हो, बाहर गर्मी नहीं हो तब डालो, एसी बहुत काम करेगा कम बिजली में। मतलब आपको मैं 10 किलोवाट आवर देता हूं, यानी 10 यूनिट बिजली देता हूं। 10 यूनिट बिजली में आप रात में ज्यादा गर्मी निकाल सकते हैं कंपेयर टू उतना ही बिजली दिन में। क्यों? दिन में डिफरेंशियल ज्यादा मुश्किल है। तो डे और नाइट का डिफरेंस बहुत होता है। एग्जाम्पल के लिए ये है अहमदाबाद का डिफरेंशियल। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पीक जो होता है, क्योंकि समझिए धरती जैसे ही धूप नीचे जाता है, मतलब कि आपका होराइजन से नीचे जाता है, धरती रेडिएट करना शुरू करती है, टेम्परेचर घटना शुरू होता है। इसीलिए होराइजन से जैसे सूरज नीचे गया, ठंडा होना शुरू हो गया, धीरे 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 करके वो ठंडा होता है। कब गर्म होना शुरू होता है? जब अगले दिन एकदम पीक टाइम पे, जहां पे धरती पूरा डिम कर दिया, वो आपका आ जाता है सुबह के 5:30 बजे तक, जहां धूप निकलना शुरू हुआ है, वो सबसे डीप टेम्परेचर जाता है। तो आपका जो हाई टेम्परेचर है, अहमदाबाद का बात कर रहा हूँ, ये रियल है, मतलब इसी 21 में का डेटा है, 44 डिग्री सेल्सियस तक भूंज रहा था। इस टाइम पे अगर आप एसी चलाएंगे, एसी बोलेगा भैया बच्चे की जान लोगे क्या। और वही दिन में, मैं दिन नहीं बदल रहा हूँ, महीना नहीं बदल रहा, कुछ नहीं बदल रहा, वही दिन में अगर आप ये करते हैं, सुबह 6:30 बजे 30 डिग्री सेल्सियस है, आपकी इफिशियंसी यहाँ आ जाती है। अब वही दिन में आप क्या करें, इफिशियंसी घटते घटते बेचारा बहुत घट गया है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, हर जगह होता है डिफरेंशियल, यानी कि दिन में टेम्परेचर बहुत भागता है, रात में बहुत कम रहता है। तो अगर एसी चलाते हैं, आपके पास बिजली फिक्स है, ठीक है, आप ये समझिए बिजली फिक्स है, आपको 10 यूनिट बिजली ही मिलने वाला है। 10 यूनिट में अगर एसी आप ये डिप पे चलाते हैं, बम बम कूलिंग मिलेगा, यानी कि आप बहुत बर्फ बना सकते हैं। वही दिन में चलाएंगे, बोल जाएगा। तो इसी का फायदा उठाना होता है। दूसरा, आप ये समझिए, जैसे ये इंडिया में बता रहा हूँ, कुछ कुछ जगह में 15 डिग्री का डिफरेंशियल चलता है। डेजर्ट में बोला जाता है, जहाँ खुला वो एकदम डेजर्ट है, वहां पे 20 डिग्री तक का डिफरेंशियल आ सकता है दिन और रात में। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये हर जगह है, ये प्लेनेट पे, पूरा प्लेनेट पे होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, लेकिन होता हर जगह है। जैसे कि आराम से हो सकता है कि जो मॉडरेट जगह है वहां पे होगा कि 5 डिग्री सेल्सियस का ही अप और डाउन होता है। जो बहुत ब्रूटल एरिया जैसे अहमदाबाद हो गया, वहां पे हो जाएगा भैया आपका 45 पहुंच जा रहा है दिन में, और जो अर्ली मॉर्निंग डिप है वो 31 डिग्री सेल्सियस तक चला जा रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, ये तो हो गया डिफरेंशियल डे और नाइट का। दूसरा ये समझिए, पावर अलग अलग टाइम पे अलग अलग बिल पे आता है। ये इंडिया में नहीं था, और इंडिया में अब शुरू होने वाला है 1 अप्रैल से, यानी कि हो चुका है कमर्शियल्स के लिए। उसमें ये समझिए अलग अलग समय पे अलग अलग बिल देना पड़ेगा आपको। यानी कि इंडिया में जो डिफरेंशियल सेट किया गया है वो 10-20% टैरिफ पे है। इंडिया उल्टा चल रहा है दुनिया से, क्योंकि जनरली बाकी दुनिया में ये रहता है कि अगर आप रात को बिजली खपाते हैं तो बहुत कम में मिल जाएगा। तो भैया इंडिया में ऐसा क्यों है कि दिन में बिजली खाओ, पीक टाइम में आप बिजली खाओ तो आपको टैरिफ 10 से 20% कम कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों है? वो इसलिए इंडिया सोलर पे बहुत कूद गया है, तो हम लोग का बहुत ज़्यादा पीक पावर हो जा रहा है। तो अगर आप दोपहर में एनर्जी स्टोर कर पाते किसी तरीके से, एक्चुअली आपको फायदा होगा, क्योंकि रात को उतना ही पैसा, जैसे 100 रुपये में आप कितना यूनिट ले पा रहे हैं, 100 रुपये में 10 यूनिट ले पा रहे हैं, दिन में आप 100 रुपये में 11 यूनिट ले पाइएगा, क्योंकि रेट अलग है। मैं क्लियर कर देना चाहूँ, हर जगह पे घूम फिर के यही होता है, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो अमेरिका हो, हर जगह पे रेट में डिफरेंस होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीका है। तो आप ये समझिए, आपके पास 4-5 चीज आ रहा है कि दिन और रात में डिफरेंशियल है, बिजली का दाम में डिफरेंशियल है, कंप्रेसर का सीओपी, एक ही कंप्रेसर, एक ही रेफ्रिजरेंट, एक ही सिस्टम, मतलब एक ही हार्डवेयर जो है, अलग अलग वातावरण में अलग अलग काम करेगा। तो ये आपको एक ऑप्शन दे रहा है, ये सारे कंडीशन जो हैं ये आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि यहाँ पे फायदा उठाया जा सकता है। साइंस यही है इसका, आप कुछ नहीं बदल रहे, आप बस कपलिंग इफिशियंसी सुधार रहे हो। तो ये हो गया साइंस। अब बात करते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से, रियल वर्ल्ड।
तो शिकागो कूलिंग सिस्टम, ये लोग पूरा शहर ही ठंडा करने चल दिए। तो ये जो बड़ी-बड़ी आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दूसरा बिल्डिंग, ऐसा 5-6 बिल्डिंग है उनके पास। तो उनका प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप बड़ा शहर लेते हो, उसमें आप स्काईस्क्रेपर बनाते हो, ठीक है? अब प्रॉब्लम है कि स्काईस्क्रेपर छत में उतना जगह नहीं है और बहुत लोग रहते हैं, बहुत कंप्यूटर रहता है, बहुत थर्मल एनर्जी निकलती है वहाँ से। उसको ठंडा करने के लिए क्या है, बड़ा-बड़ा चिलर लगता है बिल्डिंग में, मतलब नीचे का 3-4 फ्लोर सिर्फ चिलर भरा रहता है और ऊपर में बड़ा-बड़ा वाटर कूलर टावर, जितना बड़ा वो लगा सकते हैं, लगाते हैं। अब बात है उसकी एक लिमिट, आप समझ रहे हो कि बिल्डिंग आप कितना ऊंचा बनाओगे, पता चला ऊपर का 4-5 मंजिला आपको सिर्फ वाटर कूलिंग टावर में बह गया और नीचे का कुछ खत्म हो गया, तो बहुत लिमिट है। तो अब लॉजिक यह है कि शिकागो कह रहा है सर आपका लोड हम ले लेते हैं, आप हमारा जैसे कि हीटिंग सिस्टम होता है वहाँ पे कूलिंग सिस्टम कर दिया। तो इंसुलेटेड पाइप से 0 डिग्री वाटर जाता है और लगभग 10 से 11 डिग्री सेल्सियस वापस होता है और वो पानी आप एनर्जी ट्रांसफर में लीजिए। आप कैसे एनर्जी ट्रांसफर करते हो, वो आप पे जनरली एक बेसिक हीट एक्सचेंजर रहता है, उससे आप अपने बिल्डिंग को ठंडा करें, ठीक है? तो वही समझिए। अब इसका फायदा क्या हो रहा है, ठीक है? आपने सारे बिल्डिंग्स में बोला भैया आप अपना चिलर मत लगाओ, अपना मतलब या बैकअप के लिए रखना है तो रखो, लेकिन आप उस पर लोड मत दो। तो फायदा क्या हो रहा है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट को अगर आप जोड़ के एक जगह पे बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंट होगा। जैसे कि दुबई करता है। दुबई बहुत सारे बिल्डिंग का एनर्जी लेके बोलता है भैया आप लोग अपना छोटा-छोटा चलाओगे, वो बहुत एनर्जी वेस्ट करेगा। सबको जोड़ के एक बड़ा चलाएँगे सेम टाइम पे, मतलब आपका 50-55 डिग्री सेल्सियस दिन में गर्मी निकल रहा है, आप वही 55 डिग्री सेल्सियस में एक बड़ा इंडस्ट्रियल, वेल मेंटेन्ड, वेल ऑयल्ड मशीन चलाएँगे, वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा कंपेयर टू ये। और आप बोलोगे ट्रांसफर करने में उतना नहीं जाता है, ट्रांसफर करने में एनर्जी लॉस उतनी नहीं होती है। तो इसी का सिस्टम का फायदा उठाएगा, ठीक है? हमने सेंट्रलाइज कर दिया। सेंट्रलाइज जगह पे हम क्या कर रहे हैं भैया, हम आपके लिए बर्फ बना दे रहे हैं। बर्फ से आपका कूलेंट चलेगा। कूलेंट जनरली वाटर में थोड़ा-सा एंटी फ्रीज मिक्स किया जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वाटर सबसे अच्छा कंडक्ट ये है, मतलब थर्मल इनर्शिया सबसे अच्छा रखता है वो। यानी कि आपका पानी अगर वो मान लीजिए 10 डिग्री तक गर्म भी हो गया, 10 से 11 करने में भी वो बहुत एनर्जी खाएगा, तो बहुत अच्छा ये है। आप उसमें एंटी फ्रीज डालोगे, फ़ायदा वो ये हो जाता है कि मतलब फ्रीज नहीं करेगा। साइड इफेक्ट वो ज़्यादा कैपेसिटी कम हो जाता है, मतलब कितना किलोवाट एनर्जी वो ट्रांसफर कर पा रहा है वो घट जाता है। इसीलिए जनरली आप कोशिश करोगे जितना प्योर वाटर हो सके उतना करें। एंट्रीफ्रीज थोड़ा डाला जाता है कि मान लीजिए जब आप रेफ्रिजरेशन में वहाँ बर्फ बन गया तो जाम हो जाएगा सिस्टम, इसीलिए थोड़ा-सा हमेशा मिक्स किया जाता है एंटीफ्रीज। तो इनका ये हो गया प्रॉब्लम कि भई सर बिल्डिंग तो खूब सारे हैं लेकिन उसको ठंडा कैसे करें? अब ठंडा करने के लिए बड़े-बड़े वाटर टैंक्स लिए जा रहे हैं और ये बड़ा है, मतलब कि हाँ, टन्स में भी नापना मुश्किल होगा, किलो टन में नापना पड़ेगा। बहुत बड़ा टैंक है, मतलब बोलो पूरा एक बिल्डिंग है, ये पार्किंग लॉट है भाई। मतलब 50-60 गाड़ी अट जाए, बहुत बड़ा। इस बिल्डिंग के केस में पूरा 2 फ्लोर सिर्फ वाटर टंकी है। तो वाटर टंकी में ये पानी रखते हैं और रात में ये सब चलाते हैं, बड़का-बड़का कंडेंसर। आराम से आपका पानी को बर्फ में बदल दिया था रात में। रात में क्यों करते हैं? क्योंकि रात में टेम्परेचर कम होता है, आराम से गर्मी बाहर निकल जाती है। सीओपी यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपका कंप्रेसर का थोड़ा-सा बढ़ जाता है। अब बोलेंगे तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है? 10 से 30% फ़र्क आता है बिजली कंज़म्पशन में। अगर जैसे 10 से 30%, 10 से 30% आप शहर के लेवल पे बात करते हो तो उसका मतलब होता है 30 मेगावाट का पीक लोडिंग ये हटा दे रहा है शिकागो से। ये जब नहीं था तो दोपहर का पीक लोडिंग जो लग रहा था वो 30 मेगावाट, ये बोला भैया हटा देते हैं। तो आप समझ रहे हैं एक शहर के हिसाब से कि भैया आपका 30 मेगावाट का लोड खत्म हो गया। सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो, ये बना के हमको दो, ये इतना बड़ा असर डालता है। ऐसा क्यों कर पा रहा है? रात में वो कंप्रेसर चल रहा है और वो आराम से कर, और ये मैं क्लियर करता हूँ, उसमें एक दिक्कत ये होता है कि जब आप ऐसे आइस बनाते हैं, आइस के लिए कंटीन्यूअस कूलिंग चाहिए, ठीक है? और आइस के लिए आपको सब एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत देर तक रखना पड़ता है। आप जब एयर कूलिंग कर रहे हो ना, आप जैसे मान लीजिए आपका मेरा ये एसी है, लाइन चला गया अभी, ये एसी चल रहा है, तो एसी में जो रेफ्रिजरेंट बॉयल ऑफ हो रहा है वो मान लीजिए -18 पे बॉयल ऑफ हो रहा है और तुरंत थोड़ा देर चलेगा, हवा का टेम्परेचर 25 डिग्री हो जाएगा, सेंसर डिटेक्ट करेगा 25 हो गया, बंद कर देगा। बर्फ़ में वैसा नहीं है, बर्फ़ में उसको 25 नहीं करना है, बर्फ़ में उसे 0 के नीचे ले आना है, यानी -1 तक जाने की कोशिश करेगा। तो बहुत देर चलता ही रहता है वो, मतलब थोड़ा लोड ज़्यादा, इसीलिए बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। अगर आप सिर्फ़ एयर कूलिंग कर रहे हैं, अंतर बहुत बड़ा आएगा, लेकिन आपको बर्फ़ चाहिए, क्यों? ताकि वो दोपहर तक बचा रहे। तो वो थोड़ा-सा एफिशिएंसी कम करता है। लेकिन वही बोल रहे हैं, बड़े-बड़े शहर के बारे में आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे आप मुँह खोल के बोलते हो कि 10% मिनिमम, जो कि ढंग से अगर आप नहीं सिस्टम ऑप्टिमाइज़ किए हैं, जो लोग ढंग से ऑप्टिमाइज़ किए हैं 30 मेगावाट तक बचा ले रहे हैं। तो सीधे-सीधे चुपचाप से पैसा लो, हमको ये बना के दे दो, ये कर रहे हैं। तो आइस जो है यहाँ पे बफर रहता है, मतलब रात में आइस बनाया जाता है, दिन भर वो पिघलता है, फिर अगले रात को उसे फिर से बनाया जाता है। और इसमें उसको फ़ायदा क्या है? दिन में कंप्रेसर, जब दिन में एकदम भुन-जा हुआ गर्मी आ रहा है, उसको लोड नहीं लेना है। लाइक सर हम नहीं चलेंगे, हम चलेंगे नहीं सर। उसको आराम से उसको ट्राई भी नहीं किया जाएगा 12 से 2 बजे तक के बीच में। मतलब वहाँ का टाइम थोड़ा अलग होगा, मतलब मैं इंडिया के हिसाब से बता दिया कि 12 से 2 में नहीं चलाना चाहोगे आप एसी कभी भी, भुंज जाएगा बेचारा। और अगर आपको है ऐसा कि उस टाइम आपको एसी चाहिए, कोशिश कीजिए उसे पहले से स्टार्ट कर दीजिए ताकि रूम थोड़ा ठंडा हो जाए ऑलरेडी।
तो ये लोग वही कर रहे हैं। शिकागो कूलिंग सिस्टम, नीचे मैंने वीडियो दे दिया है। ऐसे करके उन्होंने कई सारे बिल्डिंग जोड़े हुए, लगभग 100 बिल्डिंग जोड़ दिया गया है इसको करने में, और 5 ठो ऐसे प्लांट्स डाले गए हैं। एक प्लांट पे ऑब्वियसली आप नहीं चलना चाहोगे, तो 5 प्लांट है, सब लोग एक दूसरे जगह लोड मिल बांट के खाते हैं, किसी को टेंशन नहीं लेना रहता। आइस रात को बनाया जाता है और दिन में वो आराम से पिघलता रहता है। जिस टाइम सबका एसी जान दे रहा है, इट्स लाइक ब्रो चिल, एक्चुअली चिल, आई एम चिल ब्रो, चिल, नो प्रॉब्लम। और 54 डिग्री सेल्सियस का पानी आता है, वो आराम से बर्फ़ में एनर्जी डंप कर देता है, 34 डिग्री सेल्सियस का चला जाता है बाहर, कोई लोड नहीं लेना है। बिल्डिंग्स भी खुश कि भैया उनको बहुत सारा चिलर नहीं लगाना, और उनका चिलर उस टाइम में अगर आप चलाएंगे बहुत बिजली खाएगा, उनको टेंशन नहीं है, सबका भला होता है, मिल बांट के खा रहे हैं, सबका भला हो रहा है। ये हुआ शिकागो कूलिंग सिस्टम। आप कुछ नहीं कर रहे, बस रात का ठंडक का फायदा उठा रहे, बर्फ बना ले रहे, दिन में जब कंप्रेसर बोल जाएगा आप उसे चला ही नहीं रहे हो, भैया तुम मत चलो, अभी तो कोई जरूरत चलने की जरूरत नहीं है, आप पीक लोड हटा दे रहे हो। ये दिल्ली उल्ली के लिए किया जाए तो बहुत बड़ा बात है, लेकिन बात है दिल्ली उस तरह से बसा नहीं है कि खूब टॉल टॉल बिल्डिंग कुछ ज़्यादा नज़दीक पे हो, वहाँ पे करने में फ़ायदा रहेगा। ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। अब बात करते हैं स्मॉल स्केल पे, तो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, जैसे कि आपको मलेशिया में भी उसी का आइस का, मलेशिया वाला आइस छोटा है लेकिन वो ट्राई वही कर रहे हैं और उनका एक्सपीरियंस है वही आ रहा है कि हमें धीरे धीरे बढ़ाना है। तो स्मॉल स्केल वो तो मैंने बता दिया, पूरा आप शहर ही ठंडा करने चल रहे हो, घर ठंडा करना है तो वो भी आप कर सकते हो। क्यों? इसमें वही समझिए कि आप छोटा टंकी भी लेते हो, जैसे ये टंकी है, मैंने नीचे वीडियो दिया, आप देख लीजिए, चिलर है, बगल में उसका वो टंकी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो ये सब टंकी में भी आपको काफ़ी कैपेसिटी मिलता है, यानी कि आप 1 टन जो एसी का देखते हैं, जैसे मेरा ये 1.5 टन है, तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि अगर आपके पास 1.5 टन आइस ब्लॉक है, वो ब्लॉक 24 घंटे में पिघलेगा, तो जितना एनर्जी वो चूसा पिघलने के लिए, वो उतना एनर्जी आपका एसी निकालता है 24 घंटे में। तो आप 1 टन ये लेते हैं, पानी लेते हैं, उसे 1 टन बर्फ़ बनाते हैं, तो वो आपको 24 घंटा का कूलिंग देता है। 1 घंटे का नहीं, 24 घंटे का। इसीलिए ऐसा नहीं कि 10,000 लीटर चाहिए आपको ठंडा के लिए, ना, ना, ना। घर-उर के लिए मान लीजिए आपके घर में जितना टन है, जैसे मान लीजिए 4-5 एसी होगा जनरली, एक एवरेज घर में आजकल लग जाता है। तो मान लीजिए हर 2 टन, तो थोड़ा ज़्यादा बता रहा हूँ, बट चलिए मान के चलते हैं, 4 एसी है, 2 है, 4 दूनी 2, 8 हो गया है। 8 टन यानी कि 8 किलो लीटर, थोड़ा-सा बफर बना लीजिए आप, 10 किलो लीटर का टंकी लीजिए, वो जो काला वाला था बड़ा, उसके अंदर ये प्लेक्स पाइप यूज़ किया जाता है। बोले नॉर्मल पाइप क्यों नहीं यूज़ करते, कॉपर वाला, ये आप कर सकते हो, बट बात है ये बहुत तिगड़म वाला चीज़ है, क्योंकि बर्फ़ एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो अगर इसकी डिज़ाइन परफेक्टिंग नहीं है, तो वो क्रैक कर देगा पाइप को, तुरंत नहीं करेगा, मैं क्लियर कर, आप बना के रख दोगे, ओ जी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियसली काम करेगा, वो बस 15 साल तक नहीं करेगा, वो बोल जाएगा बहुत जल्दी। इसीलिए मेटल आपको जनरली नहीं मिले, मैंने एक ही कंपनी देखा जो मेटल ट्राई करी, बाकी सब ये पेक्स ट्यूबिंग इस्तेमाल करती है। ये थोड़ा-सा इसमें इनएफिशिएंसी है, क्योंकि ये ऑब्वियसली उतना कंडक्टिव नहीं है जितना आपका मेटल है, लेकिन मेटल बोल जाता है। तो बोलने वाला चीज़ लगा के आप लाखों खर्च कर रहे हो और बार-बार वो बोल जा रहा है, तो फ़ायदा क्या है? तो वो वही है। तो 1 टन आपका समझ रहे हो, 1 किलो लीटर में आप आराम से 1 टन का एसी का कंटीन्यूअस काम कर सकते हो। 2 किलो लीटर कर देते हो, 3 तक में तो अच्छा खासा आप घर का हल्का लोड ले सकते हो। 5 में भाई लोड मत लो। मतलब कि जो बीच दोपहरिया में सबका एसी जान दे रहा होगा, आपको इट्स लाइक ब्रो चिल, चिल, एक्चुअली चिल ब्रो, लोड नहीं लेना है। ये आराम से कर सकते हैं। और इसमें काफ़ी लोग काफ़ी और स्मार्ट कर रहे हैं, जिनका ये इश्यू है कि भैया उनको दोपहर में बिजली खानी है, जिस टाइम में मतलब वो सोलर काम कर रहा है, उस टाइम में वो हॉट वाटर बनाने लगते हैं। यानी कि उसी टाइम में इसका एक जो रेफ्रिजरेंट है, जो कंडेंसर में जाएगा, उसे हीट एक्सचेंजर में डाल देता है, उससे पानी गर्म कर लेते हैं। टेंशन नहीं है, छोटा कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इसीलिए बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा आपको तिगड़म नहीं करना है। ये बड़े कमर्शियल सेक्शन है, इनको बनाया गया था सिर्फ कि भैया आपका जो पीक लोडिंग बता रहे हैं, 12 से 2 के बीच में जब आप फ्राई कर रहे हो अपना कंप्रेसर को, बिजली भी वो खा रहा है, कंप्रेसर का जान भी निकल रहा है और कूलिंग भी नहीं हो रही, वहाँ पे आपको बंद कर देना, बंद, बस तुम बंद हो जाओ, तुम फालतू को मेरा बिजली मत जलाओ, ज़रूरत नहीं है। उस टाइम में ये चलाने के लिए था। है, बहुत सारी कंपनी बनाती है, इंडिया में नहीं, फॉर सम रीज़न। बट वही बोल रहे हैं, स्मॉल स्केल में हो सकता है, शहर भी आप ठंडा कर सकते हो, छोटा-छोटा भी कर सकते हो, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, ये सबको भी आप कर सकते हो, और बिजली बचेगा 10% मिनिमम, और बहुत अच्छा से फाइन ट्यून करते हो 30% तक जा सकते हो, और अगर हॉट वाटर का भी फ़ायदा निकाल लेते हो, तब तो टेंशन ही नहीं है। और इंडिया में तो अब धीरे-धीरे उसका और फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर दिन में हम लोग करना रहता है, तो ठीक है, दिन में कर लेते हैं, दिन में हॉट वाटर बनाइए, उससे आपको सीओपी अच्छा मिल जाएगा, और आराम से आपका पीक लोडिंग का टेंशन खत्म। और दिन में ही आप बर्फ बनाना चाहोगे, क्योंकि बिजली सस्ती रहेगी 10 से 30% तक। तो अब बात करते हैं इंडिया के लिए। तो इंडिया में समझिए इसमें सबसे बढ़िया बात है जो ये आइस स्टोरेज है, इसमें कोई मैजिक टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी इसमें मैजिक नहीं है, कुछ भी इसमें प्रोप्राइटरी नहीं, कुछ भी इसमें पेटेंट नहीं है। यानी कि कोई भी अगर बनाना चाहता है तो बना सकता है, घर में बना सकता है, कमर्शियल बना सकता है, इंडस्ट्रियल बना सकता है, सामान खरीद के जोड़ के बनाया जा सकता है। कुछ भी इसमें ऐसा हु हा नहीं है कि ये कैसे होगा, वो कैसे किया, ना जी ना।
खरीदने का लगा देंगे, मतलब इंसुलेटेड टैंक मिलता है। इंडिया में कंपनी बैठी पड़ी हुई है कि आप ऑर्डर कीजिए, वो कस्टम बना के दे देंगे, टेंशन नहीं लेना है। नहीं कुछ समझ में आता चाहिए कबाड़ खाने में जो ये चेस्ट फ्रीज़र होता है बड़का वाला, वो ले लीजिए, तो 2000 लीटर का चेस्ट फ्रीज़र ही लेके रख दीजिए, उसमें टेंशन नहीं लेना है। और इंडिया में सबसे बढ़िया फ़ायदा हमारे लिए ये है कि हमारा डिफरेंशियल बहुत हाई रहता है, यानी कि दिन में आप देख रहे हैं कि इंडिया भूंज रहा है, दिन में आपका आराम से 40 डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस भूंज रहा है, तो रात में वो 30 तक उतर जाता है। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। ऐसा क्यों है? इंडिया प्लेटो रीजन है, ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, ये पूरा एरिया हैवी प्लेटो है, तो जितना भूंजता है उतना जल्दी चिल हो जाता है, तो प्लेटो रीजन का फ़ायदा है। ये फोटो वही दिखा रहे थे कि हमारा गर्मी बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहा है। अगर हम लोग एसी का वो 10% भी नहीं हटाए, पावर ग्रिड बोल जाएगा। तो और बोलने लगा है ऑलरेडी, अभी लाइन भागा हुआ है, वही बता रहा हूँ, बोलने लगा है। तो इंडिया का डिफरेंशियल जो बहुत हाई है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। 10% भी अगर आप बिजली बचा पा रहे हो, काफ़ी मायने रखता है। 5000 रुपया में 10% मायने रखता है, पता चल जाएगा अच्छा बिजली बचा। 30% तक फ़र्क पड़ेगा, वही समझिए। और रहा बात की जितने भी कमर्शियल सेक्टर हैं वो ट्रिपल डिपिंग कर सकते हैं, यानी कि वो हॉट वाटर निकाल, जैसे मैं होटल के लिए बार बार शॉक्ड हूँ कि होटल सारे ये क्यों नहीं कर रहे हैं, खासतौर पे इंडिया में, कि उनको गर्म पानी चाहिए, वो बिजली खर्च करके गर्म पानी बनाए। लाइक भाई क्या फूक रहे हो? तो वहाँ पे वो आराम से कर सकते, सर हमारा ये बर्फ़ है, आराम से हम इससे एनर्जी निकाल दे रहे हैं, मतलब ये वाटर ब्लॉक है, उससे मैंने एनर्जी निकाली, पानी गर्म कर लिया। दोपहर में आप करना चाहोगे, क्यों? क्योंकि सरकार बोलती है सर हम आपको 10 से 20% तक टैरिफ कम कर देंगे। दोपहर में लाइन आ गया, टैरिफ कम कर देंगे, ठीक है सर, कम यूनिट बिजली आप खा रहे हो और ज़्यादा ज़्यादा पानी आप गर्म पानी निकल रहे हो, ठीक है। अब उसके बाद सर उससे बहुत ज़्यादा काम नहीं हो, उतना गर्म पानी भी नहीं खपत होता है, ठीक है। उसके बाद क्या? ठीक है, उसे छोड़ दो। फिर रात को जब आसमान ठंडा होने लगे, यानी कि 6 बजे, यानी सन होराइजन से नीचे चला गया, आपका जो लोकेशन है, जो टाइम है, जो सीजन है, उसके हिसाब से सन होराइजन से नीचे जाने लगा कि तब आप कंप्रेसर चालू कीजिए। बाहर हवा में एनर्जी डंप करना सीखिए, वो धीरे धीरे ठंडा होते चला जाएगा, आराम से आपका कंप्रेसर डंप करेगा और बर्फ बना लीजिए, चिल मारिए। तो आपका बिजली का टैरिफ बचेगा, आपका हाई सीओपी मिलेगा रात को चलाने से, और आपको गर्म पानी भी मिल जाएगा। तो ट्रिपल डिपिंग आप कर सकते हो। ये नदी है बाय द वे, मैं थोड़ा शॉक्ड है, मुझे लगा फ्लाईओवर के नीचे का फोटो है, नहीं, ये नदी है, जो नदी कभी थी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए करना बहुत कंपलसरी है। गुड न्यूज़, आराम से लोग कर सकते हैं, कोई भी मैजिक टेक्नोलॉजी नहीं है, छोटे-छोटे यूनिट्स भी बनाए जा सकते हैं। और रहा बात की एग्ज़ैक्टली कौन-सा चीज़ चाहिए आपको, मतलब कोएक्सियल हीट एक्सचेंजर लिए वो सबसे सस्ता पड़ता है, और कूलेंट की जगह पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। ग्लाइकॉल लोग यूज़ करते हैं, गाड़ी में भी मिलता है, आप आराम से वो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि रेफ्रिजरेंट बहुत ठंडा हो जाता है। रेफ्रिजरेंट आपका मान लीजिए -18 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, तो कौन उस पे आप ग्लाइकॉल या प्राइकॉल करके एक अलग फ्लूइड आता है जो थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है, वो यूज़ कर सकते हैं। अल्कोहल भी कर सकते हैं, बट नॉट रिकमेंडेड। ऑयल कर सकते हैं, नॉट रिकमेंड, कैपेसिटी कम होती है, बट आप कर सकते हो। और आपका कूलिंग के लिए अब बोलेंगे हमारे पास ठंडा कैसे आएगा, उसके लिए हम लोग हैं फैन कूलिंग यूनिट। बेसिकली जैसा आपका एसी है वही है, बस उसका हीट एक्सचेंजर में रेफ्रिजरेंट की जगह पे पानी चलेगा, और कोई टेंशन नहीं है। तो इंडिया में इसका बहुत पोटेंशियल है, मैं जेन्युइनली शॉक्ड हूँ, क्योंकि जो मैंने पहली बार इसका वीडियो देखा था, आइडिया देखा था, बचपन में देखा था हिस्ट्री चैनल पे। तब देखा था कि बिल्डिंग के ऊपर में लोग ये अब करना शुरू कर रहे हैं, तब कर रहे थे, क्योंकि बिजली का दाम में बहुत अंतर आता है यूएसए में, कुछ कुछ जगह पे 40% का अंतर है रात में, अगर आप बिजली खाते हो तो। सब लोग रात को बर्फ बना लेते थे, दिन में ऑफ कर देते थे, भैया चिल मारो, बिजली बच गया, कंप्रेसर भी अच्छा से चलता था। तो वो उस टाइम से कर रहा है, बोल रहे पूरा शहर को, शिकागो को ही ठंडा करने चलती है। मलेशिया आधा से ज़्यादा जगह पे यही कर रहा है। दुबई सेंट्रल में आया है, मैं श्योर हूँ कि कुछ साल के अंदर वो लोग भी आइस पैक बनाना शुरू कर देंगे। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए कंपलसरी, नहीं तो हम लोग भूंज जाएंगे और सारे एसी बोलेगा भैया नहीं चलने वाला, आपका कंप्रेसर भी बोलेगा, बिजली भी बहुत भागेगा और ठंडा भी नहीं होगा। इसीलिए हमें ये करना है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चेम्बर, उसमें पाइप्स डालिए, पानी डालिए, काम खत्म। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन आइस बैटरी के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं, मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँ कमेंट करें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँ सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, चैनल को मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।